स्टार्ट कर दे। चलो जी मेरे प्यारो, राज दुलारो, आज की क्लास में तुम्हें और बता रहा है जीएसटी रिटर्न। पहले ये बता दो, कल आया था? कल समझ में आ गई थी क्लास? मैंने अपलोड भी कर दी, दोबारा देखनी हो तो देख सकते हो। तो हम लोग आ गए तुम। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटे? तो स्टार्ट कर रहे हैं। जीएसटी रिटर्न का हमारा चैप्टर चल रहा है। थोड़ा सा याद दिलाता हूँ पुरानी बातों को। चलो जल्दी से आ जाओ, रिकॉर्ड हो रही है। फोन करूंगा थोड़ी देर में, क्लास हो रही है। थोड़ी देर में फोन करूंगा, क्लास हो रही है। ठीक है। तो जीएसटी रिटर्न की एक क्लास हम लोगों की हुई है। तो पहले याद दिला रहा हूं हम लोगों ने क्या पढ़ा। मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 जुलाई, हमने आपको बताया, मैंने 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी आया था, तो इस जीएसटी के हमने लूप होल्स भी पढ़े थे। पढ़े थे तुमने लूप होल्स? तो इस जीएसटी के बहुत सारे लूप होल्स थे। अच्छा, मैंने इस लूप होल्स के बारे में बहुत डिटेल में बताया कि ये जो लूप होल्स है ये असल में लूप होल्स थे ही नहीं। जो ईमानदार बंदे थे जो जीएसटी भर रहे थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो जीएसटी बढ़िया थी। लेकिन वो लोग जो आप लोगों की लैंग्वेज में जिनको चोर बोलते हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटी जो है बड़ा बेकार था। क्यों था बेकार? मैंने बताया कि सबसे पहले हमें क्या करना होता था, जीएसटीआर 1 भरने होते थे। जीएसटीआर 1 जब हम लोग भरते थे, तो जीएसटीआर 1 के अंदर हमारी सारी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जाती थी, जिसको आप बोलते हो सेल्स रिटर्न। ठीक है। भरनी कब होती थी? तो ये डेट आप लोग जानते हो। अगर आप अप्रैल की बात करो तो अगले महीने की। ठीक है। और अगर आप क्यूआरएमपी में हो तो 13। ठीक है। तो जैसे ही आपने जीएसटीआर 1 भरा, वैसे ही ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 2 जो है वो बन जाता था। जीएसटीआर 2 होता था इनवर्ड का, यानी कि, और फिर जीएसटीआर 3 के अंदर ऑटोमेटिक आपकी टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट हो जाती थी। ये पहले का काम था। लेकिन लूप होल क्या हुआ कि उन्हीं चोर लोगों ने जीएसटीआर 2 में अपनी परचेज की डिटेल ही नहीं भरी, और जिसने सेल करी है उसको जीएसटीआर 3 में क्रेडिट ही नहीं मिल रहा था। तो इमीडिएट इफेक्ट से, मतलब जैसे ही ये फर्स्ट मंथ में ही ऐसा हो गया था, तो इमीडिएट इफेक्ट से जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3 को क्या कर दिया, वो हटा दिया। ऑल वेल। तो लेकर आया जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 2B। आज मैं इसकी बात करूंगा, 2A और टू बी की। और जीएसटीआर 3B। 3B मैंने पहले की क्लास में, कल की क्लास में आपको बता दिया था। 3B में क्या होता है आपका, आईटीसी एंड टैक्स लाइबिलिटी। पहले 3 में होती थी ना, तो 3 हटा के क्या लिया है, और 2 हटाकर लिया है जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B। ठीक है। तो ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से। ऐसे ही हम लोग सीक्वेंशियल पढ़ेंगे जीएसटीआर 4 कंपोजिशन का, जो कि अब सस्पेंड हो चुका है। इसकी जगह जीएसटीआर CMP 08 हो गया। जीएसटीआर 5, 6, 6 से 7, ऐसे ये सीक्वेंशियल, ये पूरा चैप्टर ही फॉर्म का ही है। एक एक करके सारे फॉर्म को हम खत्म करने वाले हैं। तो बढ़ जाओ आगे।
आज की क्लास को शुरू करें। अब आज की क्लास को शुरू करता हूं मैं सीधा सीधा GSTR 2A और 2B की शुरुआत। GSTR 2A और GSTR 2B क्या है? तो मैं आगे से इसको 2A और 2B बोलूंगा, समझ जाना GSTR की बात करूंगा। ये आ रही है बेटे मेरी क्या, इनवर्ड सप्लाई, मतलब मेरी सारी की सारी परचेज। ठीक है, 2A और 2B दोनों ही परचेज किया। अब आप बोलोगे सर ये दो की क्या जरूरत थी परचेज में, एक ही बहुत है। जब GSTR 1 सेल्स के लिए एक है तो GSTR 2A और 2B क्यों लेकर आए? ठीक है, अब यहां पर मैं कौन हूं? ऊपर वाले में GSTR 1 में मैं कौन था? GSTR 1 में। अब GSTR 2A और 2B जब जब पढ़ाऊंगा तो आपको अपने आप को क्या बना के चलना है? परचेजर। यू आर परचेजर। तो आपने जो आइटम परचेज किया है B2B में किया है परचेज, तो आपको उस परचेज का क्या मिलेगा? आपने जो भी परचेज किया उसका क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट कैसे मिलेगा? जब अगले वाले ने अपने उसमें डाली हो, है ना? तो सब, अब सबकी हेल्प हो, हर बंदे को अपना ITC मिल जाए, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, आप अपनी परचेज को खुद ही डालो। क्या बोला? खुद ही डालो। लेकिन क्या सब अपनी परचेज खुद डाल देते हैं या टाइम पर डाल देते हैं? नहीं डालते ना। GSTR 2A जो आया वो है डायनामिक और GSTR 2B है स्टैटिक। ये क्या बताया सर आपने? एग्जाम्पल सुन लो। सप्लायर ने माल सप्लाई किया 15 जून 2023 को। तो सप्लायर ने कौन सी सप्लाई की? और इस बंदे के लिए ये जो रेसिपिटेंट है इसके लिए कौन सी है? ये बंदा क्या भरेगा? कब भरेगा? 11th ऑफ ऑल वेल। अब अगले महीने जुलाई में अगर रेसिपिटेंट ने क्या किया होगा, अपनी रिटर्न को टाइम पर भर दिया होगा। रेसिपिटेंट ने रिटर्न को क्या भर दिया? तो GSTR 2A, जो GSTR 2A है, एक मिनट जरा एक मैसेज। यस, तो मैं क्या कह रहा था, सप्लायर ने सप्लाई करी कब? 15 जून 2023 को, और रेसिपिटेंट के पास रिटर्न जो है, अब मान लो कि यहाँ पर क्या हुआ, 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ को क्या भरनी है? रिटर्न भरनी है। और 11 जुलाई 2023 को रिटर्न भर दी गई। तो सप्लायर ने खुद GSTR 2A भरा होगा। यही बोला हुआ है ना कि खुद आप परचेज भी आप अपने आप भरो। तो इस बंदे ने 2A भरा होगा और 2A के अंदर परचेज अपनी शो कर दी होगी। परचेज इन्होंने अपनी शो कर दी होगी कि जी हमने क्या किया, परचेज किया। अब मान लो कि इस बंदे ने रिटर्न 11 जुलाई को भरा ही नहीं। इसने रिटर्न भरा कब? 18 जुलाई 2023 को। तो 2A के अंदर तो परचेज शो होगा, लेकिन 2B के अंदर परचेज शो ये तब होगा नेक्स्ट मंथ में। आ गया समझ में? क्लियर है बेटे? तो ये कहता है कि 2A आपका डायनामिक है और 2B आपका क्या है?
और टू ए पता है क्या है, टू ए चेंज होता रहता है। जैसे 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 मान लो मैं सप्लायर हूँ, जैसे जैसे परचेजर जो होते हैं वो अपनी रिटर्न भरते जाते हैं, ऐसे ऐसे मेरे यहाँ भी वो क्या होता जाएगा, अपडेट होता जाएगा, मतलब डायनामिक। मेरी परचेज भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, अपडेट। और टू भी जो है वो स्टैटिक्स होता है, वो एक्चुअली में तब अप्लाई होता है जब बंदे ने अपनी रिटर्न को भर दिया। रिटर्न नहीं भरा तो डायनामिक। रिटर्न मान लो भरा जून का दिसंबर में, तो फिर टू बी में परचेज दिसंबर की शो होगी, दिसंबर के महीने में, लेकिन टू ए में जुलाई में ही शो हो जाएगी, मतलब जून में ही शो हो जाएगी, जून की आपकी परचेज। ऑल वेल। तो ये इसी वजह से टू ए और टू बी लाया। और जो क्रेडिट मिलता है ये क्यों लेकर आए टू ए और टू बी, जो क्रेडिट आपको मिलेगा वो टू ए के दम पर मिलता है, और टू ए तो इमीडिएटली इफेक्ट हो रहा है, तो इसीलिए बंदे को क्रेडिट लेने में आसानी हो जाती है। समझ गए? स्टार्ट कर दे, टू ए और टू बी, कोई दिक्कत किसी को? चलो, ये कह रहा फॉर्म एंड मैनर ऑफ एसरटेनिंग डिटेल ऑफ, तो यहां पर कौन सी सप्लाई है, इनवर्ट सप्लाई जीएसटीआर टू ए और जीएसटीआर टू बी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा एक बात और, ये सिस्टम जनरेटेड होते हैं, ठीक है। और एक चीज और बता दूं आपको नॉलेज के लिए, नॉलेज का इसके अंदर आगे भी आएगा। जो जीएसटीआर टू ए और टू बी होता है उसके अंदर चार चीजें होती हैं, चार पार्ट होते हैं। ये ए पार्ट नहीं है, ये तो फॉर्म का नाम है जीएसटीआर टू ए। उसके पार्ट है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए के अंदर जितनी भी परचेज होंगी वो आएंगी, पार्ट बी में आईएसडी आएगा, पार्ट सी में टीडीएस, पार्ट डी में टीसीएस, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये सब मत पूछो यार, दुख होता है। ठीक है, समझ गए? तो अब स्टार्ट कर रहा हूं। तो फॉर्म नंबर जी जीएसटीआर टू ए is a system generated read only statement of inward supply for a recipient. This statement is updated on a, तो रियल टाइम पर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो डायनामिक है, जो हुआ वो डाल दो। तो डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर वन और यूजिंग द आईएफएफ। आईएफएफ कब करते हैं, क्यूआरएमपी में। इज मेड अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली टू द कंसर्न रजिस्टर्ड पर्सन यानी कि रेसिपिडेंट इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर टू है। तो मेरा जीएसटीआर वन उसके जीएसटीआर टू ए में ऑटोमेटिकली क्या होता रहता है, अपडेट होता है। समझ गए? फर्दर फॉर्म जीएसटीआर फोर ए इज अ सिस्टम जनरेटेड स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑफ द कंपोजिशन टैक्स पेयर। ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये कह रहा है डिटेल्स ऑफ इनवॉइस फर्निश्ड बाय ए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। मेरे को ना ये गलत नाम लगता है इनको, ये जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है उनको बताना चाहिए था कैजुअल रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, और इनको बताना चाहिए था नॉन रेजिडेंट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं, जो भारत में कभी कभी 182 दिन से कम आए तो वो कैजुअली तो आए, और 182 दिन से ऊपर आ गए तो क्या बन जाते हैं। बट ठीक है, उन्होंने जो भी नाम दिया हमें तो वही पढ़ना है। Details of invoices furnished by a non-resident taxable person in form number GSTR 5. Details of TDS by deductor furnished in form 7 and TCS by an electronic commerce operator furnished in form number GSTR 8 are made available to the recipient, deductee और concerned person in form number GSTR 2A। अभी तो बताया मैंने तुम्हें, सुनो। 2A के अंदर आपका क्या क्या आ गया, नॉर्मल परचेज आ गई पार्ट ए, पार्ट बी में क्या आ गया, टीडीएस पार्ट सी में, और टीसीएस। उसकी पूरी की पूरी डिटेल आपको कहाँ नजर आएगी, ऑल वेल। और बढ़ते हैं। फर्दर डिटेल्स ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन द इंपोर्ट ऑफ द गुड्स और गुड्स ब्रॉट इन डीटीए फ्रॉम
domestic territory area from SEZ unit developer on a bill of entry are also made available in GSTR. SEZ से लाया और ले जाया गया, ठीक है. The details becomes available to the recipient for view oblique download and are updated incrementally. मतलब रेगुलरली क्या होता रहता है, as and when supplier upload and or change detail in their respective form of return or statement for the given tax period. आ गया समझ, क्लियर है मालिको. चलो दो टू भी देखते हैं. टू बी इज एन ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट, ये भी ऑटो जनरेटेड है. टू ए टू बी दोनों ऑटो जनरेटेड है. टू ए डायनामिक है, टू बी स्टैटिक है. कंटेनिंग द डिटेल ऑफ एलिजिबल ITC is made available to the registered person for, it is a, हो सकता है इसका MCQ आ जाए, ठीक है, and is available only once a month. चलो, it consists of the detail of outward supply furnished by the supplier in form number GSTR 1 other than a supplier who has opted for QRMP scheme. QRMP के लिए अलग है. Between the day immediately after the due date of furnishing of form GSTR 1 for the previous month to the due date of furnishing of form GSTR 1 for the month. ठीक है, कोई दिक्कत. अब ये कहता था डिटेल ऑफ इनवॉइसेस फर्निश्ड बाय नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन. तो NRTP का फॉर्म है GSTR 5, ठीक है, NRTP का. और डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई का फॉर्म क्या है, GSTR 1 QRMP का IFF यूज करके. तो ये कह रहा फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, कब से कब तक देनी है, बिटवीन द डे इमीडिएटली आफ्टर द ड्यू डेट. तो GSTR 2A 2B के अंदर इंफॉर्मेशन कब जाती है, पहले आपने 11th की आपकी डेट है ना, तो 11th के बाद ही तो जाएगी. ड्यू डेट कब की है, उसके बाद इंफॉर्मेशन अपलोड होती, समझ गए, क्योंकि 11th को उसने भरी होगी तभी तो 2B में जाएगी. फिर ये कहता है furnishing of form GSTR 1 for the preceding quarter to the due date of furnishing detail using the IFF for the first month. सेकंड भी सेम है, थर्ड भी आपका सेम है, ठीक है, यहां तक ओके. ये ऐसी फालतू की चीजें, इनकी जरूरत नहीं है. ओके, तो यहाँ कह रहा है द डिटेल्स फिल्ड इन फॉर्म GSTR 1 एंड 5. 5 किसका है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन. इन फॉर्म नंबर GSTR 6 ये किसका है, ISD. would reflect in the next open form GSTR 2B of the recipient irrespective of the supplier's ISD's date of filing. All well, clear है. तो 6 ये कह रहा है if a supplier opting for QRMP file an invoice dated 15 जुलाई on 13 अगस्त it will get reflected in GSTR 2B of July generated on immediately reflect होगा. लेकिन मान लो 13 अगस्त को अपलोड नहीं किया, तो फिर कब रिफ्लेक्ट होगा 2B में, जब अपलोड किया है. सही सही है. तो कह रहा दिस स्टेटमेंट और इन फॉर्म GSTR 2B फॉर एवरी मंथ शैल बी मेड अवेलेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन. तो अगर फर्स्ट और सेकंड मंथ की आप बात करो तो कब अवेलेबल होगा, ये QRMP की बात कर रहा है, ठीक है. फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड मंथ ऑफ ए क्वार्टर अ डे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फॉर द सेट. जो भी डेट होगी, तो QRMP में डेट क्या होती है, 13 के बाद GSTR 2B. जैसे 13 पे मैंने GSTR 1 भर दिया वैसे GSTR 2B में 14 तारीख से ये दिखने लग जाएगा, शो होने लग जाएगा. इन द IFF बाय रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर QRMP और इन फॉर्म नंबर IFF में इनवॉइस डाला होगा और फॉर्म GSTR 1 अगर बंदे ने IFF को चूज नहीं किया, विच एवर इज. अब थर्ड मंथ ऑफ द क्वार्टर कह रहा है ए डे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फॉर द सेड मंथ इन फॉर्म GSTR 1 बाय रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर QRMP. तो देखो ध्यान से, फॉर द क्वार्टर जुलाई से सितंबर फॉर्म GSTR 2B फॉर रजिस्टर्ड पर्सन यानी कि रेसिपिएंट हु हैज रिसीव्ड सप्लाई फ्रॉम QRMP सप्लायर एज वेल एज फ्रॉम अदर सप्लायर विल बी जनरेटेड एज फॉलोज. तो जुलाई का 14 अगस्त, अगस्त का 14 सितंबर, सितंबर का 14
क्योंकि 13 तारीख तक उनकी क्या थी, लास्ट डेट। समझ गए? चलो, अब यहां पर कह रहा फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स अंडर सेक्शन 39। तो जीएसटीआर 3B क्या होता है? 3B भाई टैक्स लाइबिलिटी आएगी आपकी कुछ लोगों को छोड़कर। जो लोग छूटे हुए हैं उनका नाम याद है, कल की क्लास में बताया, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि उनके लिए अलग फॉर्म है। ओ आई डी ए आर सर्विसेज, ओ आई डी ए आर क्या होता है? जो विदेशों में बैठकर ऑनलाइन हमसे पैसे लेते हैं। एक एग्जांपल दो इसका। नेटफ्लिक्स सामने यार, बाहर से ही देता ना, वही आपसे डॉलर डॉलर लेता है, $3, $5, $10 की। तो एक वो AWS करके हुआ है ना इसकी, जो डेटा के उसके रिगार्डिंग है, वो उस पर क्लेम नहीं करता। अरे वो गवर्नमेंट टेंशन में आ गई थी, ये साले बाहर बैठे बैठे पैसे ले रहे हैं हमसे। क्या होता है ना, बहुत सारी एप्लीकेशन है वो $1 $2 मांगते हैं, बंदा भी दे देता है छोड़ना। जैसे कैनवा है, कैनवा का नाम सुना ही होगा आपने, हमारे सारे पोस्टर्स वगैरह वही बन जाते हैं। फ्री में भी है, पैसे में भी है। अगर आप और अच्छा पोस्टर बनाओ तो आपको कुछ $5 $4 देने पड़ते हैं। तो वो हमें वाई डी आर सर्विस दे रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, वो जीएसटी के अंदर उनके लिए अलग से फॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है, ओ आई डी आर सर्विस के लिए। तो अब 3B कौन कौन भरेगा? 3B भरेगा मंथली रिटर्न फॉर एवरी अदर देन ISD नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इसके लिए GSTR 5 है। और एक कंपोजिशन GSTR CMP 08 है इसके लिए। और ए पर्सन डिडक्टिंग एट सोर्स, ठीक है, इनके लिए भी GSTR 6 7 बना हुआ है, और TCS और OIDR भी। इनको छोड़ दो, ये कल भी बताया था मैंने, सेक्शन 37 जब स्टार्ट हुआ तभी बताया। इनको छोड़कर देखो, इनके नाम रिपीट करते हैं कौन कौन। एक ISD, NRTP, कंपोजिशन, TDS के लिए जो है, TCS के लिए जो है, और OIDR, ठीक है। तो इन सब के अलावा बाकी सबको अपनी फॉर्म नंबर GSTR 3B भरना है। लेकिन गवर्नमेंट अपनी रिकमेंडेशन पर कुछ क्लासेस ऑफ पर्सन को ऐड और रिमूव कर सकती है, ये बात हमने कल करी थी। तो ये हाउएवर में वही लिखा। चलो जी 3B स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात, रिटर्न्स टू बी फाइल्ड इन GSTR 3B। कह रहा 3B इज द फॉर्म। पहले 3B के बारे में आप अपने माइंड में एक वो बना लो कि क्या है 3B। 3B मतलब आप अपनी, जो आपने रिटर्न भरी ना 11 तारीख को, आपकी 11 तारीख को जब रिटर्न भरी होगी तो 20 तारीख को आपको अपनी उस रिटर्न भरी हुई पर टैक्स लाइबिलिटी जो बनती है वो पे करनी है, अगर आप नॉर्मल स्कीम में हो तो। और अगर आप QRMP स्कीम में हो तो 22 और 24 तारीख को भरते हो। अब कोई लॉजिक क्या है 22 और 24 तारीख का, ये देखो क्या लॉजिक है। 22 या 24 को कभी भी भर दो। कुछ स्टेट के लिए 22 है, कुछ के लिए 24 है। स्टेट डिफाइन नहीं है कौन से क्या है, वो आपको करने भी नहीं। क्यों? कौन से? नहीं, इसमें डिफाइन होंगे शायद आगे, अभी नहीं है इसके अंदर। चलो कोई नहीं, सुनो। 22 किसमें? MP छत्तीसगढ़ वगैरह ऐसे स्टेटों में 22 है। सुनो सुनो सुनो, तो 22 और 24 क्यों? QRMP के लिए, नॉर्मल के लिए कितना है 20 तारीख और QRMP के लिए 22 और 24 क्यों? तो यहां पर सोशल मीडिया ने काम किया जीएसटी काउंसिल को गाली देगी। कैसे? आप देख रहे हैं 31 जुलाई को दबा के फेसबुक और इस पे इंस्टाग्राम और इन पे आता है कि आईटी डिपार्टमेंट की वेबसाइट नहीं चलती। क्यों? क्योंकि हम भारतीयों की आदत है हर काम लेट करते हैं और लास्ट डेट पे करते हैं, है ना। क्योंकि सब सारे टूट जाएंगे एक ही दिन में, तो वेबसाइट हैंग नहीं होगी। अबे 8 करोड़ लोगों की फॉर्म डिटेल भरी जा रही है,
तो वेबसाइट तो हैंग हो जाएगी, और जीएसटी में तो उससे भी ज्यादा है, जीएसटी में तो करोड़ों है। तो उन्होंने कहा कि ये वेबसाइट एक साथ हैंग ना हो, ये बहुत फजीदा बैठता था उनका, और सोशल मीडिया में गाली दी जाती थी जीएसटी काउंसिल को कि इनकी भी वेबसाइट ऐसी है, हैंग हो गई है, वो कुछ नहीं आता। उन्होंने कहा भाई इनसे दूर हो जाओ, आईटी डिपार्टमेंट को बड़ी गाली पड़ती है, हम नहीं चाहते हमें गाली पड़े। रेवेन्यू जब सबसे ज्यादा ले रहे हैं दुनिया में, तो फैसिलिटी भी तो वैसी दे। तो इन्होंने क्या बोला, क्यूआरएमपी क्वार्टरली वालों के लिए 22 और 24, कुछ स्टेट का 22, कुछ स्टेट का 24, तो अब वेबसाइट हैंग, और 20 को नॉर्मल के लिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी ड्यू डेट, मंथली वालों के लिए क्या 20, और क्वार्टरली वाले के लिए 22 एंड 24। अब क्यू आर एम पी स्कीम आपकी क्या है? तो क्यू आर एम पी स्कीम में मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था, लेकिन ये डिटेल आई है तो एक बार थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके बताया था। क्वार्टरली रिटर्न और पेमेंट कौन सी? तो ये क्या है, क्यू आर एम पी एक ऑप्शनल रिटर्न फाइलिंग स्कीम है। अगर आपका एनुअल टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपए तक है तो आप स्मॉल टैक्स पेयर हो, मतलब माना गया है कि आप कौन से टैक्स पेयर हो, स्मॉल है। अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपए तक है तो ऑप्शन है कि आप कौन सी रिटर्न फाइल करो, क्यू आर एम पी वाली। अपडेट हो गया, ये रिसेंट का है, हाँ ठीक है। इससे पहले क्या थी, 1.5 करोड़, वो जो इसके अंदर लिखी हुई। हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, 1.5 होगी, ठीक है। आ जाओ इधर, आ जाओ, इसको या तो अपडेट कर लेना कहीं पर बुक से। आ जाओ बेटे, आ जाओ। अब क्या है, द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टू फर्निश देयर फॉर्म इन GSTR 1 एंड फॉर्म GSTR 3B ऑन क्वार्टरली बेसिस व्हाइल पेइंग द टैक्स ऑन थ्रू ए सिंपल चलान। एक सिंपल चलान में आप पैसे दे दो, आपको पता लग जाएगा आपको कितने देने हैं, दे दो। रिटर्न विटर्न के लिए सीए को आप 3 महीने में एक बार बुलाओ तो आपकी फीस कम जाएगी, ठीक है। तो अब ये कह रहा है दिस विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन। कंप्लायंस बर्डन हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए अब 12 रिटर्न की जगह 3B में कितनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, 4। क्यूआरएमपी में 4 रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, 3 महीने का एक क्वार्टर है, 3 चौक 12 इंस्टीड ऑफ 12। Similarly, they would be required to file only 4 GSTR 1 return since IFF is provided under this। और रिटर्न भी ये लोग GSTR 1 भी 4 ही फाइल करेंगे तो इनको IFF की फैसिलिटी मिलेगी। तो अब एलिजिबिलिटी क्या है क्यूआरएमपी का, आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए, कब का, पिछले साल का, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो ये कह रहा है दस द टैक्स पेयर हुज एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आर एलिजिबल फॉर क्यूआरएमपी स्कीम फॉर कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर, डिटेल्स furnished in return for tax period in the preceding financial year shall be taken into account, ठीक है जी। तो आपको क्या याद रखना है कि जी 5 करोड़ रुपए तक का अगर आपका टर्नओवर है तो आप स्मॉल टैक्स पेयर की कैटेगरी में आ गए हो। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपके पास ऑप्शन है कि आप क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट कर सकते हो। मंथली पेमेंट आप चलान सिंपल चलान से भर दो, रिटर्न आप क्वार्टरली भरो, साल में 4 GSTR 1, 4 GSTR 3 की, समझ गए। फॉर्म दोनों के लिए सेम है, नॉर्मल के लिए भी GSTR 1 3 भी है, इसके लिए भी 1 3 भी है, ऑल वेल ओके। तो ये कह रहा है कंडीशन टू बी फुलफिल फॉर बिकमिंग एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर क्यूआरएमपी स्कीम। तो रजिस्टर्ड पर्सन अंडर क्यूआरएमपी स्कीम मस्ट हैव फर्निश्ड द रिटर्न फॉर द प्रीसीडिंग मंथ एज ड्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग सच ऑप्शन। जिस महीने ये ऑप्शन ले रहा है उससे पिछले महीने अपनी टाइम पर उसने रिटर्न भर दिया, तो टाइम क्या होगा, 11 तारीख। A registered person shall not be eligible to opt for QRMP scheme if he has not furnished the last return due on the date of exercising such। पिछली रिटर्न टाइम पे भरी होगी तो ही क्यूआरएमपी में आ सकते हो, नहीं तो भूल जाओ, समझ गए।
तो यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ ए रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंडिंग टू अवेल ऑफ QRMP स्कीम फॉर द क्वार्टर जुलाई टू is exercising his option on 27th July for the said quarter, he must have furnished the return for the month of June which was due on, समझ गए मालिको, क्लियर है। अब ये कह रहा है कि क्या मैनर है QRMP का, तो मैनर क्या कह रहा है, एक रजिस्टर्ड पर्सन अगर चाहता है QRMP स्कीम में किसी भी क्वार्टर में, तो वो अपनी प्रेफरेंस दिखा देगा कि वो क्वार्टरली बेसिस फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ द प्रेसिडिंग क्वार्टर till the last day of the first month of the quarter for which option is being exercised। क्या कह रहा कह रहा है ए रजिस्टर्ड पर्सन अगर वो चाहता है QRMP स्कीम लेना किसी भी क्वार्टर में, तो वो अपनी प्रेफरेंस इंडिकेट करेगा फर्निशिंग द रिटर्न ऑन ए क्वार्टरली बेसिस फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर। जैसे क्वार्टर क्या है, अप्रैल, मई और जून, ये क्वार्टर है। फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ, सेकेंड मंथ कौन सा आ गया, मई के फर्स्ट डे से, टिल द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, टिल द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर फॉर विच द ऑप्शन इज बीइंग एक्सरसाइज। एग्जांपल दिया है, ए रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंडिंग टू अवेल QRMP स्कीम फॉर द क्वार्टर जुलाई टू सितंबर, तो ये एक्सरसाइज कर सकता है कब, फर्स्ट मई से 31 जुलाई। समझ गए बात को, जुलाई टू सितंबर, तो फर्स्ट ऑफ मई से इस महीने का लास्ट, ठीक है, और इससे पहले कौन से, फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर। समझ गए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। QRMP में जो भी आना चाहता है, अगर वो जुलाई से सितंबर की QRMP करना चाहता है, तो वो उससे पहले वाले क्वार्टर के फर्स्ट डे यानी कि मई से पहला महीना QRMP का 31 जुलाई तक कर सकते हैं। समझ गए, क्लियर है जी। तो ये कह रहा है नो नीड टू एक्सरसाइज ऑप्शन एवरी क्वार्टर, तो रजिस्टर्ड पर्सन अंडर QRMP scheme are not required to exercise the option every quarter where such option has been exercised once, अब वो कंटिन्यू करता रहेगा unless they revise the said option, जब तक वो QRMP से अब हटेगा नहीं तब तक वो कंटिन्यू करता रहेगा। ठीक है जी। तो फर्दर वेयर सच ऑप्शन हैज बीन एक्सरसाइज वंस द सेड रजिस्टर्ड पर्सन शैल कंटिन्यू टू फर्निश द रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस फॉर फ्यूचर टैक्स पीरियड अनलेस ही बिकम्स, या तो वो इनएलिजिबल हो गया या वो मंथली बेसिस पे करने लगा, खुद ही मंथली बेसिस पे करने लगा, तो उसके बाद ये QRMP से हट गया, वरना ये QRMP से हटेगा नहीं, हर क्वार्टरली अपना रिटर्न वो फाइल करता रहेगा। QRMP का ऑप्शन लैप्स हो जाएगा अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से, अब आप ऑटोमेटिकली GSTR 1 और 3 भी नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन की तरह भरोगे, वहां IFF की फैसिलिटी आपको नहीं मिलने वाली, और 13 की जगह 11 तारीख की आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है फॉर्म एंड मैनर ऑफ फाइलिंग। अब QRMP वाला GSTR 1 भरेगा, तो वो GSTR 3 भी कब भरेगा, नॉर्मल वाला GSTR 3 भी कब भरता है, बोलो ना 20 को, और QRMP वाला, अब यहां इन्होंने स्टेट ये दे रखे हैं, एक बार आप रट्टा उट्टा मार लेना। ठीक है, छत्तीसगढ़, MP, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूनियन टेरिटरी 22 तारीख है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, अभी आप दिल्ली में बैठे हो 24 तारीख। समझ गए रीजन क्या था 22 और 24 का, एक डेट क्यों नहीं दी, भसड़ ना हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, खत्म नहीं हुआ बेटे, ये PDF खत्म हुई और अगली PDF चालू।
ये 90 पेजों की पीडीएफ थी, एक साथ अपलोड नहीं हो रही, मैंने स्प्लिट कर दी है। मुझे लग रहा है मैंने कम पेज किए। एक मिनट होल्ड करो। बेटा एक मिनट होल्ड करना। ये वाला ही। टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी हो गई है, फटाफट काम हो जाएगा। चलो जी, तो ये ऑनलाइन वाले जो है उनको दिख रही है स्क्रीन? ऑनलाइन वाले हैं? हम्म, मस्त सो रहे हैं आराम से। चल, तो ये हमने कर लिया 22 और 24 वाला। तो अब ये नील जीएसटीआर 3 भी मैंने आपको बता दिया है। नील जीएसटीआर 3 भी किसके लिए है? मैंने आपको बताया था मैंडेटरी है सारे नॉर्मल और कैजुअल टैक्स पेयर के लिए, इवन उन्होंने कोई भी बिजनेस एक्टिविटी अपनी किसी पर्टिकुलर टैक्स पीरियड की नहीं करी। फॉर सच टैक्स पीरियड ए नील जीएसटीआर 3 is required to be filled। तो यहाँ मैंने आपको बताया था ये एसएमएस के थ्रू ही हो जाता है, आपके पास एक ओटीपी आएगा, देखो लिखा है नील जीएसटीआर 3 कैन बी फिल्ड थ्रू एन एसएमएस यूजिंग द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑफ द टैक्स पेयर। जीएसटीआर 3 सबमिटेड थ्रू एसएमएस इज वेरीफाइड बाय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बेस्ड ओटीपी फैसिलिटी। तो वो किसी दिन भी कर सकता है, अब उसको पता ही है मेरी कोई बिजनेस एक्टिविटी हुई नहीं है। फर्स्ट डे ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ और क्वार्टर, अगर क्यूआर एमपी वाला है नॉर्मल है तो जैसे जून के महीने में मैंने कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं करी तो 1 जुलाई को मैं ओटीपी आएगा मेरे पास, मैं नील जीएसटीआर 3 भी भर सकता हूँ। ठीक है, 1 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, सारी ऐसे भर सकते हैं। ठीक है, अब जीएसटीआर 3 का कंटेंट क्या है, तो ये कंटेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक तो बेसिक डिटेल है, जीएसटी नंबर, लीगल ईयर, क्वार्टर, आउटवर्ड इनवर्ड सप्लाई, रिवर्स चार्ज, यूआईएन होल्डर की डिटेल। यूआईएन होल्डर के बारे में पता है ना आपको, इसकी और डिटेल दूंगा आज मैं। टीडीएस, टीसीएस, पेमेंट ऑफ टैक्स कितना बनना है, ये पूरी डिटेल आप लोगों को देनी है। अब अगला है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और ओमिशन, जो कि जीएसटीआर 1 में भी था। 1 में कोई चीज अगर आप कोई चीज रेक्टिफाई कर सकते हो तो जीएसटीआर 3 में कर सकते हो। जब 1 में कर सकते हो तो 3 में क्यों नहीं कर सकते? हो सकता है मैंने कम टैक्स की पेमेंट करी हो। कह रहा है इफ अ रिटर्न हैज बीन फाइल्ड हाउ कैन इट बी रिवाइज इफ सम चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू बी मेड।
कह रहा है इन जीएसटी सिंस द रिटर्न आर बिल्ट फ्रॉम डिटेल्स ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर हैविंग ए रिवाइज्ड any need to revise a return may arise due to the need of change a set of invoices or debit or credit notes. So instead of revising the return already submitted, the system allows changing the details of those transactions that are required to be amended. जिसकी पावर आपको जीएसटीआर 1 में ही मिली है. They can be amended in any of the future GSTR 1 in the tables specifically provided therein for the purpose of amending previously declared. आगे समझ में कह रहा है omission or incorrect particular discovered in the return filled under section 39 can be rectified in the return to be filled for the tax period during which such omission or incorrect particulars are noticed. Any tax payable as a result of such error or omission will be required to be paid along with the interest. मान लो error omission की वजह से कुछ और tax liability आपकी बढ़ गई तो आपको इंटरेस्ट के साथ में वो टैक्स लायबिलिटी की पेमेंट करनी पड़ेगी. कुछ एक्सेप्शंस है. एक्सेप्शंस ये आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएंगे. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आप नहीं कर सकते अगर आपके ऊपर कोई स्क्रूटनी, कोई ऑडिट, कोई इंस्पेक्शन या कोई इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज चल रही है. जैसे तुम्हारे ऊपर ऑडिट लगा दी तो अब तुम चुपचाप से अपनी रेक्टिफाई करके सही करने की कोशिश कर रहे हो. कर सकते हो. तेरे पर स्क्रूटनी चल रही है, अब तू शांत बैठ, तेरे बस की नहीं है. क्लियर है. तो hence assessee may not be able to pass on the ITC to the receiver in respect of tax payment made by him in pursuance of any of the aforementioned situation. तो आपको ITC पाईटीसी कुछ नहीं है अगर आप स्क्रूटनी, ऑडिट, इंस्पेक्शन या इन्फोर्समेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हो. समझ गए. कोई दिक्कत बेटे. चलो. तो रेक्टिफिकेशन की आपकी टाइम लिमिट क्या है. बिल्कुल सेम टाइम लिमिट रेक्टिफिकेशन की है जो आपकी टाइम लिमिट थी जीएसटीआर 1 में. अगले साल का 30 नवंबर और आपने जब एनुअल रिटर्न फाइल करी विच एवर इज अर्लियर. ये मैंने आपको जीएसटीआर 1 में भी बता दिया. ठीक है. तो दिमाग की बत्ती ये जलाना चाह रहा है तो जला लेते हैं. कह रहा है ए रिटर्न फर्निश अंडर सेक्शन 39(1) जिन पे सेल्फ एसेस टैक्स आपको पे करना. ये सेल्फ एसेस के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था. पहले ये सेल्फ एसेस नहीं होता था. जीएसटीआर 2 होता था, 3 होता था. इसको हटाकर 2A, 2B और 3B लेकर आए जहां पर काउंसिल ने आपके ऊपर भरोसा दिखाया कि आप अपने आप टैक्स पे कर दो. भरोसा कुछ नहीं दिखाया, उनको दूसरा ऑप्शन ही समझ नहीं आ रहा था. तो अगर आप सेल्फ एसेस करते हो, टैक्स आपने फुल पे कर दिया तो आपकी रिटर्न वैलिड मानी जाएगी. हालांकि आपकी बाद में ना चेकिंग होती है. इतना भी भरोसा नहीं कर रहे वो लोग. वो आपकी चेकिंग बाद में देखते हैं. तो कह रहा है फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर करंट मंथ इज पॉसिबल ओनली व्हेन रिटर्न्स फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड एंड जीएसटीआर 1 ऑफ द सेट टैक्स पीरियड हैज बीन. करंट मंथ आप तभी फाइल कर सकते हो जब आपने प्रीवियस टैक्स पीरियड की सारी रिटर्न फाइल करी हो और जीएसटीआर 1 फाइल हो गया. ये भी ओके. A taxpayer need to be electronically sign the submitted return otherwise it will be considered not fully. तो जीएसटी का आपका इलेक्ट्रॉनिक साइन होता है, वो जनरेट होता है, उसके बाद ही आप रिटर्न अपलोड कर सकते हो. और टैक्स पेयर कैन इलेक्ट्रॉनिकली साइन देयर रिटर्न यूजिंग ए डीएससी होता है, मैंडेटरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंपनी और एलएलपी. ई साइन होता है आधार बेस्ड ओटीपी और इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ऑथोराइज सिग्नेटरी को. लेकिन कंपनी और एलएलपी है तो उनका डीएससी. ठीक है. फुल फॉर्म डिजिटल सिग्नेचर. ठीक है. आ जाओ. अब हम बात करेंगे जीएसटीआर 4, रिटर्न फॉर कंपोजिशन सप्लायर. तो फॉर्म नंबर जीएसटीआर 4. मैं भी आपको जीएसटीआर 4 रुकवा रहा हूं. ठीक है. ये मैं आपको बाद में बताऊंगा. इसके अंदर कुछ चेंजेस है, छोटा सा है.
मैं आ रहा हूं सीधा GSTR 5। तो 4 अभी आपका रुका हुआ है, ठीक है। तो 4 को हम अगली क्लास में करेंगे। तो अब आपको सारे याद है, GSTR 1 किसका है? 2A, 2B, 2B स्टैटिक है, और ये 3B और 4 कंपोजिशन। इसको सस्पेंड कर दिया कंपोजिशन को, CMP 08 आ गया, GSTR CMP 0। तो बताएंगे उसके बारे में भी। आ जाओ GSTR 5। तो 5 है रिटर्न फॉर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो मैंने आपको बताया ना, इसको हमें बोलना चाहिए था कुछ ऐसा, जैसे CTP बोलते हैं ना, CTP को बोलना चाहिए था कैजुअल रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, और इसको बोलते नॉन रेजिडेंट कैजुअल टैक्सेबल। एक मिनट में बच्चों को समझ में आया था। असल में ये नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं? जो इंडिया में आते हैं, थोड़े टाइम के लिए आते हैं। अच्छा याद करो, मैंने आपको बताया कितने दिन तक कर सकते हैं, ये कितने दिन तक के लिए अलाउड होता है इनका, बताया था 90 डेज, और ये 90 डेज एक्सटेंड भी हो सकते हैं, क्योंकि 182 के बाद तो रेजिडेंट हो जाएगा, है ना। याद है कुछ है वही था तो सर, कुछ कुछ तो था। वो एक संडे था, उस संडे को हम बैठे थे सर, है ना। पढ़ लो बेटे, सब हवाबाजी हो जाएगी वरना। समय कितना रह गया? 90 दिन। इमेजिन करो, मेरे ख्याल से 10 आवर इन अ डे, 900 घंटे। 900 घंटे बहुत होते हैं। UPSC निकाल लोगे तरीके से पढ़ लिया तो, बीच का, ठीक है। प्रीलिमिनरी सॉरी, आराम से निकाल लोगे। तो ये भी निकाल सकते हो, लेकिन तरीके से पढ़ोगे तो। घर बैठे हो, 1 मिनट अपना वेस्ट मत करो, और थोड़ा मेंटोस पढ़ाई करो। देखो इंस्टीट्यूट भी दिमाग की बत्ती जलाता रहता है हर टॉपिक के बाद, है ना। तो GSTR 5 क्या है जरा देख लो। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन आर दो सप्लायर हु डू नॉट हैव ए बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट इन India and have come for a short period to make supplies in India. They would normally import their product into India and make local supplies. The concept of non-resident taxable person has been discussed in detail in chapter number 9 registration. तो मैंने ये आपको बता चुका हूँ, ये 90 डेज वाला कंसेप्ट था, ठीक है। तो इनकी रिटर्न जाती है मंथली, और ये बड़ा अच्छा है, लास्ट डेट ऑफ फिलिंग रिटर्न, ये इसका बड़ा अच्छा है। तो मंथली रिटर्न जाती है। ए रजिस्टर्ड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड रिटर्न विच आर अदरवाइज एप्लीकेबल फॉर ए नॉर्मल। तो याद करो ना, जो हमने नॉर्मल ऊपर पढ़ा था, उसमें NRTP को क्या करा था उन्होंने? CTP को हटाया था, सॉरी कंपोजिशन को हटाया हुआ था, CTP इंक्लूड था, NRTP इंक्लूडेड नहीं था। मतलब NRTP GSTR 1 फाइल नहीं कर, तो उसके लिए कौन सा है? GSTR 5। तो अब ये रिटर्न अपनी कब फाइल करता है? तो GSTR 5 शुड बी फर्निश्ड विद इन 30 days after the end of calendar month or within 7 days after the last day of validity period of the registration whichever is। समझ लो बेटे इसको जरा, क्या है, मान लो 1 अक्टूबर 2023 से लेकर 14 अक्टूबर 2023 तक ये बंदा कैजुअली इंडिया में आया, ठीक है। तो अब ये रिटर्न अपनी कब भरेगा? GSTR 5 शुड बी फर्निश्ड विद इन 13 दिन आफ्टर द डेट, आफ्टर द एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ, और विद इन 7 days आफ्टर द लास्ट डे ऑफ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द विच एवर इज।
तो 1 से 14, ये महीना खत्म हो गया तो अगले महीने की 13 तारीख तक, और 14 से 7 दिन और जोड़ना, 21 अक्टूबर 2023। तो दोनों में अर्लियर क्या है? दोनों में अर्लियर क्या है? ऑल वेल। तो अब इसको रिटर्न कब भरनी है अपनी? 21 अक्टूबर 2000 एंड, समझ गए? क्लियर है? कोई दिक्कत? एक एग्जांपल और देता हूं। तो इसमें कोई दिक्कत हुई यहाँ पे? अब मान लो इस बंदे ने को रजिस्ट्रेशन मिला 4 अक्टूबर 2023 से 15 नवंबर 2023 तक का, इसको वो मिला हुआ 4 अक्टूबर 2023 से 15 नवंबर 2023 का। तो सुनना जी, तो ये अपनी रिटर्न कब भरेगा? या 15 कर दो, इसको कर दो 11 नवंबर, ठीक है? तो एनआरटीपी अपनी रिटर्न कब भरेगा? पहले तो अक्टूबर से नवंबर की कब भरेगा? 13 तारीख को, 13 नवंबर को, अगले महीने की 13। और नवंबर महीने की कब भरेगा? 13 नवंबर, और 11 से 7, 18 नवंबर, विच एवर इज। तो अर्लियर क्या है? मतलब ये पूरी की पूरी रिटर्न कब भरने वाला है? 13 नवंबर। आया कुछ समझ में? ये मेंटोस था, ठीक है? क्लियर है? चलो जी वापस चलते हैं। तो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न कह रहा है, तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया। अब पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट पेबल, कहता है एन NRTP should pay the tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the CGST Act or the provision of the written chapter under CGST rule till the last date of filing। तो इसको NRTP में एक बात है, इसको अपनी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ती। आपको पता है जो ये क्वार्टरली और मंथली ये GSTR 1 फाइल कर रहे हैं ना, ये सब साल खत्म होने के बाद अपनी एनुअल रिटर्न भी भरेंगे। 31 दिसंबर की डेट होती है एनुअल रिटर्न भरने की। एनआरटीपी को एनुअल रिटर्न नहीं भरनी होती, क्यों? अबे है ही कैजुअल के लिए, तो फिर एनुअल रिटर्न क्यों भरूं? ठीक है। अब GSTR 7 ये कहता है कि रिटर्न फॉर टीडीएस, टीडीएस की रिटर्न नॉर्मली व्हेन एवर टैक्सेबल गुड्स, इसका अब एक चैप्टर आया हुआ है आपके लिए, प्लेस ऑफ सप्लाई और टीडीएस टीसीआर, इसकी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है? और इसी से बढ़ाऊंगा इंस्टीट्यूट की किताब से। डन। और ये आपका लास्ट चैप्टर है जीएसटी का आज। तो GSTR 7 ये कहता है रिटर्न फॉर टीडीएस नॉर्मली व्हेन एवर टैक्सेबल गुड्स और सर्विस और बोथ आर सप्लाई टू ए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या कोई डिपार्टमेंट या कोई लोकल अथॉरिटी या किसी गवर्नमेंट एजेंसी को, तो रेसिपिडेंट इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 51 वेयर द टोटल वैल्यू ऑफ सच सप्लाई एक्सीड्स। ये मैंने आपको 51 कई बार आया है आपके सामने, क्या है सुनो। आई एम द सप्लायर, मैं हूं मिस्टर डी, मैं सप्लायर हूं, मैंने गुड सप्लाई किया या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या उसकी कोई अथॉरिटी, कोई लोकल अथॉरिटी, किसी को भी। माल की वैल्यू 2.5 लाख रुपए से, यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक्सीड्स, क्या वर्ड है? एक्सीड्स 2,50,000।
तो माल की वैल्यू मेरी है 2 लाख, मान लो 58,000, ठीक है। तो अब ये लोग मेरे से क्या काट लेंगे और ये अमाउंट सबमिट कर देंगे जीएसटी डिपार्टमेंट को। ऑल वेल। तो जिन्होंने टीडीएस काटा है वो लोग क्या भरेंगे, जीएसटीआर। ऑल वेल, आ जाओ फिर। तो मंथली रिटर्न, तो क्या लिखा हुआ है, काट कौन रहा है, डिडक्टर। तो डिडक्टर शेल फर्निश ए मंथली रिटर्न इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर। तो द डिटेल इन जीएसटीआर। अब एक बात बताओ ना, मैंने तो जब मेरी जीएसटी की टैक्स लाइबिलिटी बनेगी मिस्टर डी की, जब ये जीएसटीआर 1 भर रहा होगा, क्या है, इधर आओ, जब ये जीएसटीआर 1 भरेगा तो उसमें आउटवर्ड सप्लाई दिखाएगा ये वाली, फिर इसी से जनरेट क्या हो जाएगी, 3B में मेरी क्या आ जाएगी, टैक्स लाइबिलिटी आएगी। तो टैक्स लाइबिलिटी में मैं ये टीडीएस जो जमा किया हुआ है ऊपर वो माइनस करूंगा या नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा, ये ऑटो रिफ्लेक्ट होगा। वेरी नाइस। नहीं होता है तो 5 दिन के अंदर ये सर्टिफिकेट देते हैं हमें, लेकिन कोई सर्टिफिकेट मांगता ही नहीं है। तूने बता दिया ना मेरे प्यारे, ये 2A के पार्ट नंबर सी में क्या होगा, जब ये अपनी GSTR 7 भरेगा तो मेरे GSTR 2A के पार्ट सी में टीडीएस का सर्टिफिकेट अपने आप नहीं आ जाएगा। ये लॉजिकल बात बताइए तुम मेरे को। वैसे ये 5 दिन में सर्टिफिकेट भी देते हैं, लेकिन हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेट कब जनरेट होता है, जब आप अपलोड करोगे। तो आप अपलोड करोगे तो 2A में आ जाएगा, 2A में आ जाएगा तो मेरे को दिख जाएगा, और 2A से ये 3B वाला उठा लेगा ऑटोमेटिकली। समझ गए, आ रहा है कुछ समझ में, अभी हाँ मुंडा हिला रहे हो, ठीक है। तो फाइलिंग रिटर्न की लास्ट डेट क्या है, तो डिटेल इन GSTR 7 शुड बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 10th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द कैलेंडर मंथ इन विच टैक्स हैज बीन, मतलब अगले महीने की 10 तारीख। गवर्नमेंट ने जो मेरे 2,50,000 से ऊपर सप्लाई की है, जो पैसा काटा है, वो अगले महीने की 10 तारीख तक GSTR 7 भर देगा। ऑल वेल, आपके ऊपर नहीं है। हाँ, वो पहले नहीं था, इसमें वो कहते ना इसके अंदर चेंजेस है, तभी तो इससे बता रहा हूँ मैं। डन। ये अभी आपके लिए आया ना TDS TCS, इसमें काफी, इस चैप्टर में बहुत चेंजेस है, इसलिए मैं आपको यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। डन। अब ये कह रहा है TDS डिटेल्स अवेलेबल टू डिडक्टी ऑन, तो उसकी डिटेल डिडक्टी को, जैसे डिडक्टर ने GSTR 7 भरा, डिडक्टी को GSTR 2A के पार्ट सी में दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और बताता हूं, जो परचेज हम GSTR 2A के अंदर परचेज जो होती है, वो परचेज पे क्या मिलता है, ठीक है। लेकिन जो ये परचेज पार्ट ए होती है ना, और पार्ट बी क्या होता है, आईएसडी में तो सिर्फ डिटेल होती है अपने ब्रांच में मैंने कितना, कितने बिल फाड़े। और जो पार्ट सी और पार्ट डी, पार्ट सी किसका है, और ये पार्ट सी, ये हमारे पैसा कैश लेजर में, मतलब इससे ये जो पैसा है ना, ये आपको मैं MCQ लेवल की बात कर रहा हूँ, इस पैसे से आप क्रेडिट नहीं लेते, ये पैसा कहाँ आ जाता है आपके कैश में। आ गया समझ, देखो लिखा होगा, द सप्लायर कैन टेक दिस अमाउंट एज क्रेडिट इन हिज एंड आफ्टर वैलिडेशन एंड यूज द सेम फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, और जब टैक्स की पेमेंट कर रहा हो तो कैश लेजर का यूटिलाइज कर लो। समझ गए। भाई कितना परसेंट तो मतलब आईटीसी का ये आप उस चैप्टर में कौन, मतलब पूरा क्वेश्चन कुछ, आईटीसी का कितना ही परसेंट यूज कर सकते हाँ भाई ITC बता चुका हूँ, 100% यूज कर सकते हो। पहले 110 था, फिर 105 हुआ, अब आपको 100% ITC मिलता है, वो चेंज हो गया, आप 100% ITC आप लेते हो। यस, अपडेटेड है, 100% ITC आप लोग लोगे। हैं।
पूरा बता रहा हूँ सुनो। जो मैंने आपको पेमेंट ऑफ टैक्स वाला चैप्टर करवाया हुआ है, मैं आपको नॉर्मल ट्रांजेक्शन जो आप करते हो, नॉर्मली ट्रांजेक्शन जो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल होती है, तो 3 भी करते वक्त जो मैं आईटीसी लूंगा वो 100% लूंगा, ना कि 110 और 105%, नॉर्मल ट्रांजेक्शन। समझ गए? वो सही है 59। ठीक है, डन। अब आ जाओ टीडीएस और टीसीएस सर्टिफिकेट। तो ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, कितने दिन में सर्टिफिकेट होगा। लेने का मन करे ले लो, जनरली लोग लेते हैं। तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स क्या है? Every registered person who is required to furnish a return under subsection 1 other than the person referred in the proviso thereto, subsection 3 or 5 shall pay the government the tax due as per such return not later than the last date on which he is required to furnish such return। जो भी उसकी लास्ट डेट होगी वो लास्ट डेट पे अपनी रिटर्न को भरेगा। अब इसको पूरा का पूरा डिटेल है, ध्यान से सुनना। एक मिनट रुको। ये टॉपिक अच्छा है। तो हमने जीएसटीआर 7 कर लिया, मैं आपको जीएसटीआर 8 बता रहा हूँ, फिर वापस लेके जाऊंगा। ठीक है, चलो जीएसटीआर 8 क्या होता है? जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं वो लाइबल है टीसीएस काटने के। जितने भी इलेक्ट्रिक कॉमर्स ऑपरेटर है वो 1% अमाउंट टीसीएस काटते हैं और सबमिट करते हैं किसको? ठीक है, टीसीएस है टैक्स कलेक्टिंग एट सोर्स। इनकम टैक्स वाले चैप्टर में ये बताया गया है कि जब भी कोई पर्सन कोई महंगी चीज खरीदता है, सेल्स कोई गाड़ी खरीदी 20 22 25 लाख की, तो उस बंदे का टीसीएस कटता है ताकि उसको क्लेम करने के लिए वो इनकम टैक्स की नजर में आए। और जब नजर में आ रहा है, आप सोचो जो 25 लाख की गाड़ी खरीद रहा है तो वो इनकम टैक्स की नजर में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो उसके लिए एक कंसेप्ट आया टीसीएस का। ठीक है मालिक। अब जीएसटीआर 8 क्या कहता है? स्टेटमेंट फॉर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, सबसेक्शन 3 4 6 7 ऑफ सेक्शन 52। सेक्शन 51 याद करो, मैं बार बार चिल्लाता था टीडीएस टीडीएस, और 52 में कहता था टीसीएस। ठीक है, तो और मैंने ये भी बताया आपको, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, कंपोजिशन, एनआरटीपी, ओआईडीएआर, उसके लिए भी अलग फॉर्म है, टीडीएस और टीसीएस, ये सबका फॉर्म अलग होता है। और इनके अलावा बाकी सबका फॉर्म जीएसटीआर में। समझ गए सब? तो हमने जीएसटीआर 1 के अलावा कंपोजिशन मैंने पढ़ाया नहीं अभी, उसकी सिर्फ बात करी। जीएसटीआर 4 5 मैंने एनआरटीपी की कर ली, 6 मैंने किसकी करी थी? 6 अभी नहीं करी, 7 मैंने किसकी करी, और 8 मैं कर रहा हूं। ठीक है, मतलब मैंने 1 बता दिया, 2A बता दिया, 2B बता दिया, 3B बता दिया, और 5 बता दिया, 7 बता दिया। अब हम 8 की बात करें। ठीक है, अभी जो बचे हुए हैं वो भी करते हुए जाएंगे, क्योंकि टीडीएस हो गया तो टीडीएस टीसीएस टीसीएस जो है टीडीएस का भाई है, एक साथ पढ़ लेते हैं। तो मंथली स्टेटमेंट कह रहा है एन इको लाइबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स shall furnish a monthly statement in form number GSTR 8 electronically through the common portal. Form GSTR 8 contain the detail of supply of goods or service or both affected through e-commerce operator, including the supplies of goods or service or both written through it and the amount of tax collected at source। तो इसकी भी लास्ट डेट क्या है? 10 तारीख। ठीक है, हाँ ये डेट थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है, कमिश्नर अगर चाहे तो एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन वैसे डेट क्या है इसकी? 10। फर्दर द अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड बाय ईसीओ
is also required to be deposited by 10th of the month succeeding the calendar month in which tax has been। तो रिटर्न भरना भी 10 को है और 10 तक है और टैक्स भी जमा कर देना, मतलब जो कलेक्ट किया ना तुमने वो तुम सबमिट भी 10 तक कर दो। TCS details available to suppliers on common portal and claiming of TCS by। तो देखो मैं जब GSTR 1 भरूंगा मेरा TCS काटा हुआ है, तो जिसमें भी काटा TCS वो GSTR 8 भरेगा और वो मेरे GSTR 2A के पार्ट नंबर डी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नहीं समझे? बिल्कुल जो ऊपर बताया था। मैं नॉर्मल हूं सप्लायर, मेरे सप्लायर का रेसिपिटेंट ने क्या काटा, TCS काटा, तो वो TCS इस बंदे ने GSTR 8 भरकर सबमिट करा दिया और जैसे उसने 8 भरा मेरे पोर्टल पर GSTR 2A के अंदर पार्ट डी में ये ऑटोमेटिकली शो होने लग जाएगा। और जब मैं GSTR 3B भरूंगा तो मैं वहां से कैश लेजर में पैसा लेके अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को चुका सकता। समझ गए? समझिए चैप्टर, पता है आपको मेन चैप्टर हो चुका है, जो मेनली ये चैप्टर का क्रक्स है वो हमने कर लिया। कह रहा था डिटेल्स ऑफ TCS furnished by the ECO in GSTR 8 shall be made available electronically to each of the supplier who supply goods and or services through e-commerce operator on the common portal after filing of GSTR 8। The supplier can take this amount reflected in GSTR 8 as credit in his electronic। ये आपके MCQ का क्वेश्चन भी आ सकता है वैलिडेशन के बाद। ठीक है, कोई रेक्टिफिकेशन है तो रेक्टिफिकेशन अलाउड हो जाएगी, अलाउड का सेम है, बिल्कुल सेम। क्लियर है? सेम क्या है? 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्ली। ऑल वेल? ठीक है। तो अब हम बात करते हैं GSTR 9, 9A और 9B की, जो कि बात करता है एनुअल रिटर्न की। सबसे पहले 9 एनुअल रिटर्न मतलब सर जैसे आप अपनी मंथली रिटर्न भर रहे हो ना वैसे ही आपको एक अपनी एनुअल रिटर्न भी भर। ये सिंपल 12th क्लास का सबसे पहले फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, उसको इंटरनल्स बोलते हैं ना, प्री बोर्ड, सेकंड प्री बोर्ड भी ले लेते हैं कुछ स्कूल, और फाइनल क्या है, ये बोर्ड का एग्जाम। समझ गए? तो कह रहा है हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द एनुअल रिटर्न एंड व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर द सेम। 31 दिसंबर की एनुअल रिटर्न डेट होती है। तो कह रहा है ऑल रजिस्टर्ड पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फाइल एन एनुअल रिटर्न, हाउ एवर इन लोगों को जरूरत नहीं है CTP। अब मैं CTP हूं तो मैं एनुअल रिटर्न क्यों भरूं? मैं NRTP हूं और मैं ISD हूं। ISD क्या करते हैं? कोई सामान थोड़ी खरीदते, वो तो अपने ब्रांचों में इधर उधर करते रहते सामान को। ठीक है, ISD का पूरा अगले क्लास में हम ये टॉपिक करेंगे। मैं आपको ISD इतना ओपनली समझा दूंगा कि आप जीवन में नहीं भूलोगे। ठीक है, कह रहा पर्सन ऑथोराइज टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर 51 और 52, इनको भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अरे उन्होंने तो TDS और TCS ही काटा था, काट के तुझे जमा करा दिया, हमारी कोई ट्रांजेक्शन थोड़ी है। पहले बताओ CG पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे GST एप्लीकेबल है? कहाँ है? नेगेटिव लिस्ट में नहीं है पगले। सेंट्रल गवर्नमेंट और SG पे भी नहीं है, मतलब जो गवर्नमेंट जो और जो इन पे नहीं है एप्लीकेबल। तो ये लोग अपना कोई भी सप्लाई करते तो GST नहीं काटते, लेकिन इन लोगों को एक जिम्मा सौंपा हुआ है कि किसी भी सप्लायर से आप माल रिसीव करो तो उसका TDS TCS काट लो बस। मतलब वो लोग रजिस्टर्ड इसलिए हुए हैं कि उन्हें TDS TCS काटना, तो उन्होंने उसको काट कर GSTR 7-8 भर दिया। जब 7-8 भर दिया काम खत्म, उनको एनुअल रिटर्न भरने की आवश्यकता क्या है? क्लियर है? ठीक है, तो अब आगे कह रहा है एक बार बोल। हाँ काटते हैं। कोई इनके मतलब ये GST कैसे इनका तो सारा कैश कलेक्शन। नहीं, टेम्पल्स जो है वो सब चीजों में नहीं काटते। तो मैंने तुम्हें एग्जामिनेशन का चैप्टर नहीं पढ़ाया?
इसलिए तो ये पूछ रहा है। एग्जामिशन के चैप्टर में मैंने ये बताया है कि टेम्पल्स आपसे जीएसटी कभी भी डोनेशन पे नहीं काटेगा। तू दान देने जा, तेरे से 100 का, तो बोलेंगे नहीं 118 लाख तो बोलेंगे जरा इधर खुले करा के ला रहा हूँ, तो गायब हो जाएगा वहां से। अगर तू टेम्पल के अंदर, जैसे कि कोई रेस्टोरेंट है, तो वो रेस्टोरेंट टेम्पल से अलग माना गया। रेस्टोरेंट को एक बिजनेस ट्रीट किया और मंदिर को अलग। मंदिर एग्जेम्प्ट है, रेस्टोरेंट एग्जेम्प्ट नहीं है। जैसे स्कॉन टेम्पल जाओ आप ईस्ट ऑफ कैलाश में, तो एंट्री जैसे ही करोगे लेफ्ट हैंड साइड में गोविंदास रेस्टोरेंट है मंदिर के अंदर। और आप ऊपर जाओगे फर्स्ट फ्लोर पे जब जाते हो, तो वहां भी एक छोटा सा रेस्टोरेंट है गोविंदास का ही है, वो भी गरीबों के लिए थोड़ा ऊपर, अमीरों के लिए नीचे, मतलब कुल मिला के ये। तो आप कुछ सामान खरीदो, प्रमाइसिस किसकी है? मंदिर की। लेकिन आपके हर सामान पर जीएसटी लगा लेकिन जहां आपने दान दिया अंदर जाकर, वहां जीएसटी नहीं। समझ गए? तो वही टेम्पल अपने आप को, मतलब अपनी रिटर्न्स भरता है तब जब उसने रेस्टोरेंट की सर्विसेज दी। लेकिन वो टेम्पल अपनी रिटर्न नहीं भरता जब उन्होंने कोई पूजा सेरेमनी वगैरह करवाई हो। समझ गया? ये एग्जामिशन में मैंने करवाया, वो तूने क्लास नहीं ली। ठीक है, यहां तक ओके। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा द कमिश्नर में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट एनी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर फाइलिंग एनुअल रिटर्न। तो आप थोड़ी सी रिश्वत दे दो, वो आपको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। अजय किसी को बताना मत ऐसे रिश्वत। द एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर नीड्स टू बी फाइल्ड बाय ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल। ये फाइनेंशियल ईयर खत्म, अगले साल 31 दिसंबर को आप एनुअल रिटर्न भरो। तो मेरे जितने दोस्त हैं चार्टर्ड हैं, वो 1 जनवरी की पार्टी नहीं मनाते, वो पूरे दिन इसी में लगे रहते हैं। मतलब उनके लिए 31 और 21 और 20 और 13 और 11 बड़ी टेंशन वाली तारीख है। 11 नॉर्मल। अच्छा, छोटे सीए पे क्यूआरएमपी वाले ज्यादा होते हैं, है ना, स्मॉल टैक्स पेयर्स, उनके लिए 13 तारीख। चल अब भरा है तो एक दो दिन आराम करेंगे तो 20 तारीख आ जाती है। और 20 आ गई तो इस पीरियड के बीच में 2A 2 भी देख रहे होते हैं गलत तो नहीं कह रहा। और जैसे 2A 2 भी देखा है, मैच वैच कर रहे हैं, इतने में 20 आ गई। 20 भरा, 21 की छुट्टी थी संडे की, 22 और 24 का दोनों स्टेट का आ गया। और हर सीए पे अलग अलग स्टेट के क्लाइंट होते हैं, वो 22 भी बैठते, 24 भी बैठते, फिर 13 आ जाते फिर 11 आ जाते। नहीं, ये तो जीएसटी का है। फिर इस बीच में आपका एडवांस टैक्स की डेट आ जाती है, क्योंकि सीए तो जीएसटी का काम नहीं करता होगा, वो इनकम टैक्स भी करता होगा। तो एडवांस टैक्स की 4 क्वार्टर आ गए, 31 जुलाई आ गई, 31 अक्टूबर आ गया, 31 अक्टूबर के पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी के लिए। और जो इंटरनेशनली काम करते हैं तो 30 नवंबर आ गया। मतलब वो भिड़े रहते हैं, कुल मिला के ये है। और फिर आपका एनुअल जनरल मीटिंग आ जाती है 6 महीने के अंदर, तो वो ऑडिट रिपोर्ट बनाओ उनकी। बड़ा ये, और देखो कमाई का जरिया देखो, एक ही क्लाइंट से जीएसटी सर्विस, जीएसटी कंसल्टेशन दे सकते हैं, वो प्रोहिबिटेड सर्विसेज में नहीं आता 144 में। तो एक ही क्लाइंट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत पैसे लेते हैं, चेक पे चेक लेते रहते हैं। तो ये आप लोगों का काम होगा भविष्य में, जो आप करने वाले हो, बहुत कमीने बन जाओगे। शुरुआत में बहुत स्लोली स्लोली करोगे, फिर दूसरे सीए को देख के फिर कमीने बन जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें पास होना पड़ेगा, ठीक ए पॉइंट ओके, कोई दिक्कत? अब बी की बात करते हैं। कह रहा व्हाट इज द प्रेस्क्राइब फॉर्म फॉर एनुअल रिटर्न स्टेटमेंट, तो जीएसटीआर 9 है, ठीक है। जिन पर कंपोजिशन लगता है वो जीएसटीआर 9 है भरते हैं एनुअल रिटर्न। कंपोजिशन वाले जो मैंने ऊपर जीएसटीआर 4 और जीएसटीआर सीएमपी 09 जो अभी पढ़ाया नहीं है, उनको भी एनुअल रिटर्न भरनी पड़ती है, वो जीएसटीआर 9A के अंदर भरते हैं। ऑल वेल। और इट मे बी नोटेड दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट नहीं है, वो टीसीएस काटता है, तो वो गवर्नमेंट तो नहीं है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है, तो वो तो अपनी एनुअल रिटर्न भरेगा। is required to collect at source, is required to file an annual statement referred to in 52 in form GSTR 9B, ये अभी notified
नहीं हुआ है, मतलब इनको भी लपेटे में लिया जाएगा। इन्हें इनको बता दिया कि बेटे सतर्क रहे, कभी भी पूछ लेना, ठीक है। मुझे लग रहा है अभी से चालू कर देंगे तो थोड़े टाइम। अब कह रहा है हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश ए सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो कह रहा है ऑल रजिस्टर्ड पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फाइल फर्निश ए सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट अलॉन्ग विद if their aggregate turnover during a financial year exceeds, लेकिन सीटीपी को जरूरत नहीं है, एनआरटीपी को, आईएसडी को और टीडीएस टीसीएस को जरूरत नहीं है। तो जीएसटीआर 9C है सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब ये नया है, सुन लो क्या है। पहले होती थी जीएसटी में ऑडिट, उस ऑडिट को इन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इनकम टैक्स में सेल्फ एसेस टैक्स होता है, अब यहां पर भी इन्होंने बोल दिया भाई आपने जो रिटर्न भरी है हमें आपके ऊपर बिलीव है, आपकी ऑडिट नहीं करेंगे। आप जीएसटीआर 9C भरो, खुद सर्टिफाइड करो कि आपने जो रिटर्न भरी है सही भरी है, हमें ऑडिटर की जरूरत नहीं। तो कॉस्ट क्या कर दी बंदे की, कम कर दी। आया समझ, क्लियर है। तो सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट विल रिकॉन्साइल द वैल्यू ऑफ सप्लाई डिक्लेयर्ड, जो आपने डिक्लेयर करी है रिटर्न फर्निश ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विद द ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ गए। सर वो जो सेल्फ असेसमेंट वो ऊपर पढ़ा था पहले 140 हाँ 140 और इनकम टैक्स में क्या, इनकम टैक्स में नहीं सर, इसमें जीएसटी वाला। अरे ये पता क्या है, वो 3B तो है, सेल्फ एसेस ही तो है। उसका वो जो था वो मंथली के लिए था और ये ठीक है, डन भाई। वो जो 3B कर रहे हैं वो मंथली के लिए है और ये एनुअली। फॉर्म नंबर GSTR 9C, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब भरेंगे हम GSTR 10। तो GSTR 10 क्या होता है, तो GSTR 10 है फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न मतलब अब आपका, हाँ अब आपने या तो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया या आपने खुद जाकर कैंसिल करवा। तो भाई ऐसा हो सकता है जब आप कैंसिल करवाने गए हो तो आपके स्टॉक में बहुत सारा एसेट्स पड़ा होगा और आपने उस एसेट्स का क्या ले लिया होगा, आईटीसी। तो सरकार बेवकूफ है, आईटीसी ले लिया तुमने और स्टॉक को घर में रखो। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो सरकार को मिलती अगर आप सामान बेचते B2C में, तो वो तो सरकार की मर गई। आया समझ में। तो गवर्नमेंट कहती है मेरे काबिल बच्चे, तेरे को फाइनल रिटर्न भी भरनी है जब तू जा रहा है। समझ गए। तो क्या है इसको देखो, GSTR 10 फाइनल रिटर्न। तो कौन फर्निश करेगा, तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 39(1) एंड हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन या तो सरेंडर हो गया या कैंसल्ड हो गया, तो वो फाइनल रिटर्न भरेगा इलेक्ट्रॉनिकली GSTR 10 में। तो टाइम लिमिट क्या है, बड़ी सिंपल टाइम लिमिट है इसकी। फाइनल रिटर्न हैज टू बी फिल्ड विद इन ऑफ द डेट ऑफ, या पता क्या हुआ, कैंसिल नहीं हुआ, ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन आ गया। ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन क्यों देते हैं, ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन इसलिए देते हैं ताकि फ्यूचर की और जीएसटी लायबिलिटी जनरेट ना हो इस बंदे के ऊपर। सुनना ध्यान से। अरे मैंने बोला ना मेरे को बंद करना है, मैं अगले महीने से बंद कर रहा हूँ, मुझे परमिशन दो। तो उन्होंने ऑर्डर दे दिया 10 सितंबर को, और अगले महीने मतलब कब बंद कर रहा था, 10 अक्टूबर। अगर ऑर्डर नहीं मिलता तो वो 10 अक्टूबर तक जीएसटी काटता, जीएसटी लायबिलिटी बनती रहती और उसको तो बंद करना ही है। तो इसलिए इन्होंने बोला डेट ऑफ कैंसिलेशन या डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर, टाइम लिमिट है, ये इंपॉर्टेंट है छोटे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो जीएसटीआर हमारा क्या हो गया 10। रिपीट करूं, चलो आप लोग बताओगे। अभी जीएसटीआर 11 बता के छुट्टी करूंगा। जीएसटीआर 1 किसका है, आउटवर्ड सप्लाई या सेल्स। जीएसटीआर 2A परचेज का है जो कि डायनामिक, 2B स्टैटिक। मैं दोबारा बोल रहा हूं,
डायनामिक में इमीडिएटली इफेक्ट हो जाता है, परचेज दिखती है। 2B में तब होगा जब सप्लायर ने रिटर्न अपनी भर दी। रिटर्न मान लो जून की दिसंबर में भरी है तो 2B में दिसंबर में आएगा, लेकिन 2A में वो उसी महीने आएगा। 3B किसका है? 4 किसका है? कंपोजिशन। 5 NRTP। 6 ISD का है। 7 चल बे TDS का है। 8 9 एनुअल रिटर्न। 9 में ठीक है GSTR 9A, B और A किसका है? वही रजिस्टर्ड पर्सन, ISD वगैरह को छोड़कर, ये कंपोजिशन, और C अभी आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। और 10 किसका है? फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न कब भरोगे? डेट ऑफ कैंसिलेशन 3 मंथ, विद इन 3 मंथ ऑफ डेट ऑफ कैंसिलेशन whichever is there। कैसा लगा ये चैप्टर? ठीक है, कंपलसरी क्वेश्चन आना है आपका यहाँ से। अब मैं बता रहा हूं मेहमानों की बात। UIN, आपको पता है UIN किसको मिलता है? है जी, एम्बेसीज के एम्बेसडर को, जो हमारे क्या है? मेहमान है। आपको पता है हमारे भारत में जितनी भी एम्बेसीज हैं और जो एम्बेसडर हैं, उन सबको मैं मेहमान क्यों बोल रहा हूँ? उनको गाड़ी, गाली नहीं, ठीक है, उनको गाड़ी भारत की सरकार देती है पेट्रोल के साथ। उनका खाना, राशन सरकार द्वारा आता है कुक के साथ में। उनको घर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे बंदों को भी वहां मिलता है, जो हमारे एम्बेसडर फॉरेन में उनको भी मिलता है। तो उन लोगों को गवर्नमेंट UIN नंबर दे देती है कि अगर आपने अब कोई भी सामान खुद से परचेज किया है तो क्या पे किया होगा? आपकी GST भी एग्जम्प्ट है। वो GST का पैसा कौन भरता है? गवर्नमेंट भरती है। नहीं आया समझ? तो उनको बोला, लेकिन अब हर ट्रांजेक्शन के बाद सरकार के पास तो जाएंगे नहीं, भाई दियो 22 रुपए अच्छा लगेगा। तो बस इतना बोला है कि आप लोग GSTR 11 भर देना। आप GSTR 11 भरोगे तो आपने जिससे परचेज किया होगा वो बंदे ने आउटवर्ड सप्लाई दिखाई होगी, मेरे को कंफर्म हो जाएगा, मैं आपको आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। आ गया समझ? B2B दिखाएंगे इनको, B2C नहीं दिखाएंगे। इनको क्या दिखा रहे हैं GSTR 11 में, UIN में? B2B, B2C नहीं दिखा रहे। ठीक है बेटे, क्या होता है B2B B2C? ठीक है, मुझे लगा वो उसकी ठीक है। हाँ, तो परचेजर की क्या गलती है भाई? उसको मैंने बोला ना, गवर्नमेंट अपनी जेब से पे करेगी। जिनसे लिया है उसको अपना ITC मिल जाएगा। और ये भी B2B है, और कंज्यूमर एक तरीके का गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ने अपने आप को कंजम्पशन बना दिया, B2C खुद बनाया, खुद वो पैसे डाले GST काउंसिल में। मतलब GST डिपार्टमेंट गवर्नमेंट से ये लाइबिलिटी लेगा, लाओ भाई अपने एम्बेसडर्स के पैसे दो UIN के। समझ गए? तो ये कहता है व्हेन UIN इज इशूड फॉर क्लेमिंग, देखो मैंने बोला ना, रिफंड ऑफ टैक्सेस पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई, मतलब एम्बेसडर ने परचेज किया होगा और उनको परचेज पे क्या मिल रहा है? रिफंड मिल रहा है। तो सच person shall furnish the detail of those inward supply of taxable goods or services on which refund of tax has been claimed in form number GSTR 11 along with the application for such। तो कब इशू करेंगे? तो फॉर्म नंबर GSTR 1 में सच पर्सन शैल फर्निश द डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड सर्विस एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर इन फॉर्म नंबर GSTR। ऑल वेल? तो आज हम यहीं तक करते हैं, अगली क्लास में इसे पैक कर देंगे चैप्टर को। ठीक है, फिर GST से हमारा नाता टूट जाएगा। इसकी डेट क्या है सर? किसकी? इसकी डेट फाइल करें। कोई नहीं बोला ना, रिक्वायर्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है।